Hello friends, welcome to this new episode, and in this episode we will learn about the basic physics of prism. Okay, prism क्या है? कुछ ऐसा होता है, उसकी मोटाई होती है उस साइड में, कोई ऐसे कागज़ की तरह पतला नहीं, मतलब थोड़ा अगर आप इस बोर्ड को देखो तो मोटा, ऐसे थिकनेस ऐसे होता है प्रिज्म। ये प्रिज्म का बेस है। ये प्रिज्म जो होता है वो किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होना चाहिए, जैसे ग्लास, समझे? और ताकि लाइट इसके अंदर से गुजर सके, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ए, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। क्या बोलते हैं? ए को प्रिज्म एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसके पहले हम लोगों ने क्रोमैटिक डिस्पर्जन कॉन्सेप्ट देखा, जिसमें कि किसी मटेरियल का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन यानी रिफ्रैक्शन इंडेक्स डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कांस्टेंट रहे पूरे स्टडी में, तो इसका मतलब है कि हमको एक डिफिनिट यानी एक फिक्स्ड वेवलेंथ वाली लाइट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे कि ये म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस प्रिज्म का पूरी स्टडी में कांस्टेंट रहे। तो एक लाइट जिसकी वेवलेंथ फिक्स्ड हो, यानी केवल एक सिंगल वेवलेंथ वाली जो लाइट है, उसको बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनोक्रोमैटिक लाइट का सीधा मतलब है कि केवल एक रंग से बनी लाइट, लेकिन यहाँ रंग नहीं बोलेंगे। मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब है जिसकी वेवलेंथ या करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो या डिफिनिट हो। तो हम इस स्टडी में, प्रिज्म की स्टडी में, मोनोक्रोमैटिक लाइट का प्रयोग करेंगे, जिससे कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अनचेंज्ड रहे, चेंज ना हो। जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहे। अगर हम दो लाइट, मतलब दो वेवलेंथ की मिक्स्ड लाइट डालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों वेवलेंथ के लिए अलग अलग हो जाएगा, यानी यही प्रिज्म एक लाइट के लिए दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा और दूसरी वेवलेंथ की लाइट के लिए दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। तो यहाँ हम सिर्फ मोनोक्रोमैटिक लाइट का इस्तेमाल करके प्रिज्म की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम एक बड़ा फिगर बनाते हैं ऐसे, उससे तो बड़ा है ना, थोड़ा और बड़ा कर दें। अब ठीक है, इतना बड़ा पर्याप्त है। ये प्रिज्म एंगल ए, ठीक है। ये मान लो हमारा प्रिज्म
ग्लास का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। और दोनों ओर एयर है, इस ओर भी एयर है और इस ओर भी एयर है। ओके, हम जो लाइट यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी एक फिक्स्ड या डिफिनिट वेवलेंथ वाली लाइट, उस लाइट के लिए मान लो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, ग्लास का म्यू जी है, ऐसे, और इस तरफ भी एयर है। हम इनकी वैल्यू मान लेते हैं कि उस लाइट रे के लिए म्यू ए और म्यू जी है। करेक्ट। देखो ये जो कोना है, ये आपके वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ दिख रहा है बस किसी तरह। तो अब हम इस पर मोनोक्रोमेटिक लाइट रे डालेंगे और देखेंगे कि उसका मूवमेंट इस प्रिज्म में किस तरह होता है। देखो ये जैसे एक लाइट रे इस प्रिज्म पर हमने डाली, ओके, इस पॉइंट पर वो गिरी, इंसिडेंट हुई, तो ये सरफेस देख रहे हैं प्रिज्म का सरफेस, जो कि इंटरफेस है ग्लास, इस ओर ग्लास है और इस ओर एयर है। तो ये जो फेस है ना प्रिज्म का पहला फेस, इसको थोड़ा 1 नंबर दे दो, जैसे पहला फेस, और ये प्रिज्म का दूसरा फेस, बॉटम को आप तीसरा फेस ऐसे नंबर दे सकते हो। ये तीनों फेस हो गए प्रिज्म के। प्रिज्म के पहले फेस पर ये लाइट रे ऐसे फॉल हुई, या ये कह लो इंसिडेंट हुई। जब लाइट इस इंटरफेस पर गिरती है तो आगे है ग्लास, यानी ये लाइट ग्लास में जाएगी, बिकॉज ग्लास इज ट्रांसपेरेंट फॉर द लाइट। तो क्या करो कि ये जो इंटरफेस है एयर और ग्लास वाला, हम क्या करते हैं, इस पर एक नॉर्मल लेते हैं, नॉर्मल एन नॉर्मल मीन्स इस पर परपेंडिकुलर, जो इंटरफेस होता है उस पर परपेंडिकुलर लेते हैं। अब ये लाइट जब इस पॉइंट पर गिरती है, ये पॉइंट मान लो हमारा P है, तो यानी ये लाइट रे एक इंसिडेंट रे की तरह है, इंसिडेंट हो रही है। तो नॉर्मल से इस रे का जो एंगल बनता है वो क्या हुआ, वो हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि इस बाउंड्री पर, जो कि दो मीडियम को मिलाने वाली बाउंड्री है, इस पर ये इंटरफेस हुई, ये इंसिडेंट हुई। तो मैक्सिमम आप जो लिटरेचर देखेंगे उसमें मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पहला एंगल आई, पहला जो ये अल्फ़ाबेट है ना वही आई, इंसिडेंट एंगल को आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम भी यहाँ पर करते हैं। और जब वो बीम दूसरे मीडियम में जाती है, यानी रिफ्रैक्टेड होती है दूसरे मीडियम में, तो जो रिफ्रैक्टेड जो रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है, वो एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो जैसे ये रे जब इंसिडेंट हुई, यानी ये पहले मीडियम से इस दूसरे मीडियम में जब जा रही थी, तो जब वो बाउंड्री पर यानी दोनों के इंटरफेस पर जब वो इंसिडेंट होती है, तो नॉर्मल से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। याद रखना
नॉर्मल से एंगल लेते हैं, नॉर्मल से एंगल। और ये पहला इंटरफेस है यानी फर्स्ट इंटरफेस। अगर हम इसको पहला फेस माने तो यहाँ हम 1 लिखकर काम चला सकते हैं। इससे पहचान हो गई कि पहले वाले फेस पर यह घटना हो रही है। अब देखो, अब ये जो लाइट थी वो एयर से ग्लास में गई, यानी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। यहाँ रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम का मतलब है कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम। तो अब हम जहाँ पर आपको कभी कभी बोल दे रेयर मीडियम, तो मतलब आप समझ जाओ कि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की बात हो रही है। और जहाँ हम बोल दे डेंसर मीडियम, तो समझ जाओ कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की बात हो रही है। तो लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ये लाइट रे जा रही है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में, एयर टू ग्लास में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी ज़्यादा होता है एयर से। तो जब वो लो या रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाती है रे, तो वो रे बेंड हो जाती है, नॉर्मल की ओर बेंड होती है। यानी इसकी लाइन तो कुछ ऐसे थी सीधी वाली, लेकिन उधर न जाकर ये ऐसे थोड़ा नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो गई। तो पहले फेस पर, ये पहला फेस है ना, तो ये पहले फेस पर जब रिफ्रैक्टेड होकर जब बेंड हुई, तो नॉर्मल से जो एंगल बना वो है पहले फेस पर बना रिफ्रैक्टेड एंगल। तो 1 हमने इसीलिए लिख दिया R1, यानी पहले फेस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड हुई ना, मतलब दूसरे मीडियम में गई। और सिंस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में गई, तो वो रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। यानी हमेशा I1 यानी I1 इज ग्रेटर देन R1 होगा जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। अब देखो, अब वो जब दूसरे मीडियम में पहुंच गई तो वो सीधे चलती जाएगी, सीधे चलती जाएगी ग्लास मीडियम में। वो ग्लास मीडियम में बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। अब मान लो वो इस पॉइंट पर आकर टकराई। ये पॉइंट है Q। वो Q पॉइंट पर आकर टकराई, यानी फेस नंबर 2, इंटरफेस नंबर 2। प्रिज्म का ये दूसरा फेस है जो कि ग्लास से एयर को मिक्स कर रहा है। ये यानी वहीं पर इंटरफेस है जहां पर दोनों मीडियम मिल रहे हैं। जब रे फेस नंबर 2 पर पहुंचती है, तो रे ये फेस नंबर 2 के लिए इंसिडेंट रे का काम करती है। यहाँ पर ये रे इतना ये जो रे थी, ये पहले फेस के लिए इंसिडेंट का काम कर रही है। और जब यही रे दूसरे फेस पर टच होती है, तो ये दूसरे फेस के लिए इंसिडेंट रे का काम करेगी। अब ये जो रे जब दूसरे फेस पर इंसिडेंट हुई, तो इसका इंसिडेंट एंगल क्या है? तो पहले नॉर्मल खींचो, नॉर्मल मीन्स ये एंगल 90, बिल्कुल नॉर्मल। और रे का नॉर्मल से जो बना जो एंगल है वो होता है इंसिडेंट एंगल। तो इंसिडेंट एंगल है इस रे का इस फेस के लिए, फेस नंबर 2 के लिए, तो I2 इसको बोलेंगे I2, यानी इंसिडेंट एंगल ऑफ रे फॉर इंटरफेस नंबर 2। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ जो हम लोगों ने जो पहले जो पढ़ रखा है ना, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। समझ गए? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो हमने कॉन्सेप्ट जो पढ़ रखे हैं सब वही यूज हो रहे हैं, कुछ अलग कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो, अब ये रे इसके बाद एयर में जाएगी, एयर में। तो जब वो एयर में जाएगी यानी रे रिफ्रैक्टेड होगी, मतलब 1 मीडियम टू सेकेंड मीडियम में जा रही है, तो यानी ये रिफ्रैक्टेड होगी। और जब रे डेंस मीडियम से, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो जब वो
डेंस मीडियम से रेयर मीडियम यानी एयर में जाएगी, क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है, तो वो नॉर्मल से और दूर भाग जाती है। यानी वो जानी तो चाहिए थी बिल्कुल, अगर देखो इसको तो इस रे की स्ट्रेट लाइन तो ये थी, लेकिन वो और दूर भाग गई, मतलब ऐसे नॉर्मल से दूर और दूर भाग गई। तो जब ये रिफ्रैक्टेड हुई दूसरे फेस पर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो बना वो हमेशा नॉर्मल से मेजर करते हैं, जो फेस है ना उसके नॉर्मल से। तो नॉर्मल से जो एंगल बना रिफ्रैक्टेड एंगल, यानी दूसरे मीडियम में जब गया वो एंगल ग्लास से एयर में गया ना, तो रिफ्रैक्टेड एंगल और एट फेस नंबर 2 R2। ये हुई पूरी रे की करामात। ऐसे हम जज करते हैं कि रे कैसे कैसे जानी चाहिए प्रिज्म के थ्रू, और इससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। ये हुआ रे का आवागमन कि रे कैसे ट्रेवल कर रही है। यहाँ हम जियोमेट्री का थोड़ा सहारा लेते हैं तो हमको हेल्प हो जाएगी। क्या सहारा लेते हैं? ये जो NN नॉर्मल था इसको थोड़ा बढ़ाओ आगे ऐसे, तो ये यहाँ पे जाके दोनों नॉर्मल कहीं टच होते हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए नाम दे दो S। थोड़ी देर के लिए नाम दे दो S। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ट्राइएंगल PQSP यानी PQSP, ट्राइएंगल PQSP में ज़रा आप देखो तो ये ट्राइएंगल के ये तीनों एंगल है इंटरनल, इनका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, यानी R1 ये, I2 ये एंगल है, और प्लस ये एंगल ये वाला, तो ये कितना है? PSQ, और इनका जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री, नंबर 1। बहुत आसान चीज़। और अब आप लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज 4 साइड वाला, इसका कुछ नाम दे दो सबसे, इसको चलो इसको नाम हम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए, इस पॉइंट का नाम Z दे दो। चलो अच्छा Z, तो Z या GQSPZ, यानी ये हम एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं ZQSPZ, क्लोज करते हैं उसको, तो देखना ZQSPZ, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल लिया, और क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये प्रिज्म एंगल A, ये तो है प्रिज्म एंगल A, एंगल ऑफ प्रिज्म, प्लस ये एंगल, तो ये तो 90 डिग्री क्योंकि ये नॉर्मल है, तो ये 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री, यहाँ से ये नॉर्मल है ना, तो ये भी 90, ये भी 90, ये फेस पर नॉर्मल है, तो ये एंगल बना 90, प्लस ये वाला एंगल S वाला, और प्लस सिमिलरली ये भी नॉर्मल है तो ये भी एंगल 90 रहेगा, और सबका सम होगा 360 डिग्री। तो ये आपको मिला A प्लस PSQ इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा देखो, इधर 180 डिग्री, PSQ यानी A बराबर होना चाहिए इतना, तो प्रिज्म एंगल A इक्वल टू R1 प्लस I2। ये आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल गया प्रिज्म का।
बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, प्रिज्म एंगल ए इक्वल टू ये R1 और I2 दोनों एंगल प्रिज्म के अंदर ही बन रहे हैं। I1 और R2 ये प्रिज्म के बाहर हैं, तो अंदर कौन कौन से हैं? R1 और I2। R1 इज द एंगल ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हो, R1 इज एंगल ऑफ या एंगल बिटवीन कह लो। R1 इज एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल, है तो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, लेकिन जरा ध्यान से देखो इसकी क्वालिटी क्या है। R1 जो है ये एंगल, ये क्या एंगल है? ये दिस इज ए एंगल बिटवीन या मेड बाय नॉर्मल एंड रे, प्लस और ये सिमिलरली I2 क्या है? एंगल मेड बाय रे एंड इधर का नॉर्मल I2, और ये दोनों प्रिज्म के अंदर ही हैं, यानी प्रिज्म एंगल इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। प्रिज्म के अंदर जो लाइट गुजरती है उसके पहले फेस और दूसरे फेस पर जो नॉर्मल्स हैं उनसे जो एंगल बन रहे हैं उनका सम। ऐसे बहुत आसानी से याद हो सकता है, बहुत आसानी से। रे का पार्ट जो प्रिज्म के अंदर है यानी PQ पार्ट, ये लाइट रे इस फेस पर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है और इस फेस पर जो नॉर्मल है उसके साथ कितना एंगल बना रही है, इन दोनों का सम होता है प्रिज्म एंगल। दिस इज ए बेस्ट मेमोरी मेथड, बहुत आसान चीज़ है। प्रिज्म के अंदर जो रे है वो दोनों फेस पर नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, दोनों का सम, और प्रिज्म का ऊपर जो एंगल है प्रिज्म एंगल उसके इक्वल होता है, दोनों का सम। कितना आसान तरीका है, इससे हमको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ए हमको पता होता है, जो प्रिज्म हम सैंपल में लेते हैं उसका एंगल हमको पता होता है, तो अगर इसमें से कोई भी एक एंगल पता चल जाए तो दूसरा एंगल निकल आता है। तो ये तो हुआ हेल्पिंग चीज़, और अब हम थोड़ा इसमें एनालिसिस कर लेते हैं। तो पहले फेस पर जो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P, यहाँ पर हम स्नेल लॉ लगाएंगे, क्योंकि रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एयर टू ग्लास, तो स्नेल लॉ लगाएंगे। एट पॉइंट P, ये पॉइंट पे लगाओ। लाइट रे आ रही है एयर से ग्लास में, यानी पहला मीडियम हमारा एयर है और दूसरा मीडियम ग्लास है। तो पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर यहाँ एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जरूरी नहीं कि एयर होता है, क्या पता प्रिज्म के इधर पानी होता, उधर कुछ और होता, उधर एल्कोहल होता, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते। यहाँ एयर है पहला मीडियम, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और पहले मीडियम में जिसमें एयर है उसमें लाइट रे इस नॉर्मल, जो कि इंटरफेस पर जो नॉर्मल है, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो साइन I1 जो एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उसका साइन लिखते हैं, इक्वल टू। अब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, यानी एयर से ग्लास में गई, तो जब ग्लास में गई तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μg, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो रे ग्लास में यानी दूसरे मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो दिख रहा है, साइन R1, नंबर 1। ये आपका एनालिसिस हो गया। और सिमिलरली पॉइंट Q पर आप एनालिसिस कीजिए स्नेल लॉ का, या स्नेल लॉ अप्लाई कीजिए, कुछ भी बोलिए, स्नेल्स लॉ
एट पॉइंट Q। पॉइंट Q पर अब आप स्नेल लॉ लगाइए तो यहाँ पर रे ग्लास से जा रही है एयर में, तो यहाँ पॉइंट Q के लिए पहला मीडियम ग्लास है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जी, और ग्लास में जो ये रे है वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, I2, जो कि इंसिडेंट एंगल है फॉर फेस 2। और जब ये रे बाहर निकल गई दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू ए यानी एयर, और फिर ये रे जब दूसरे मीडियम में निकली तब वो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, R2, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकेंड फेस जो है नंबर 2। और हमको यहाँ से तो ये मिल ही गया था, ये रिलेशन जियोमेट्री से A इक्वल टू R1 प्लस I2, इसको इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन से हम पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कि देखो यहाँ से आप R1 प्लस I2 इक्वल टू कितना हमको मिला, A, ये हमको पता है, ये हमको पता है, तो R1 और I2 जब ये पता है तो इनमें से हम एक चीज़ निकाल लेंगे, फिर इनका हम इन दोनों में यूज करेंगे और फिर यहाँ पर यूज करेंगे, जिससे हम पूरा एनालिसिस प्रिज्म का कर सकते हैं। ये जो जियोमेट्रिकल जो हेल्प जो मिली है हमको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो जियोमेट्रिकल जो हेल्प जो मिली है हमको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे हमको काफ़ी हेल्प मिली है। ठीक है, तो इस प्रकार हम प्रिज्म का एनालिसिस करते हैं, प्रिज्म के रिफ्रैक्शन का एनालिसिस करते हैं कि लाइट बीम का मूवमेंट किस तरह होता है। मेनली आपको स्नेल लॉ करेक्ट लगाने आने चाहिए, और कुछ नया नहीं है यहाँ पर। स्नेल लॉ यानी रूल ऑफ रिफ्रैक्शन का ही यूज है, उन्हीं को आपको अच्छे से आना चाहिए। और दूसरा कि रे जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, तो वो नॉर्मल से जो बेंड होती है या जो दूर भागती है, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर हम और चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।